नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे तीर्थाटन का सहारा बढ़ता चुनावी पारा की। आने वाला साल 2027 उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के लिए पहले से ही असाधारण रूप से व्यस्त रहने वाला है। इसी साल नंदा राजजात यात्रा भी आयोजित होनी है, जिससे दबाव कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साल हरिद्वार कुंभ मेला 2027 का आयोजन भी प्रस्तावित है। क्योंकि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम भी माना जाता है। हालांकि इस बार हरिद्वार में अर्ध कुंभ है, लेकिन सरकार इसे पूर्ण कुंभ की तरह ही बनाने की कोशिश में लगी है। वहीं इसके साथ ही सरकार और प्रशासनिक अमले के साथ बीजेपी संगठन के लिहाज से भी 2027 बेहद चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी इसी साल प्रस्तावित है। चुनावी साल में प्रशासनिक अमले का बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत कार्य करता है। दूसरी ओर चारधाम यात्रा भी प्रशासन और सरकार को बेहद व्यस्त रखने वाली है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए हर साल एक बड़ा प्रशासनिक अभ्यास होती है। लाखों तीर्थयात्री, सीमित पर्वतीय सड़कें, मौसम की मार और आपदाओं का खतरा, इन सब के बीच प्रशासन को अलर्ट मोड में लगातार रहना पड़ता है। और ऐसे में साल 2027 में अगर चारधाम यात्रा, कुंभ मेला और नंदा राजजात तीनों का दबाव एक साथ पड़ा तो प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में कुंभ मेले की तैयारियां समय पर पूरी हों, इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को सचिवालय में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी के द्वारा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि कुंभ मेले से संबंधित सभी तैयारियां 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएं। साथ ही साथ कुंभ की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी प्रकार के निर्माण कार्य भी तय समय के अंदर पूरे हों। निर्माण से संबंधित कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। नंदा राजजात यात्रा उत्तराखंड की आत्मा से जुड़ा आयोजन है। इसे 2026 में कराना या 2027 में स्थगित करना, दोनों ही विकल्पों पर समिति को ही निर्णय लेना है। अगर ये यात्रा 27 में होती है तो कुंभ मेला, विधानसभा चुनाव, चारधाम यात्रा और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों के बीच सरकार व प्रशासन को असाधारण समन्वय, संसाधन प्रबंधन एवं संवेदनशीलता दिखानी होगी। आने वाले समय में इस यात्रा को लेकर लिया जाने वाला निर्णय ये भी तय करेगा कि सरकार आस्था, परंपरा और प्रशासनिक क्षमता के बीच किस तरह संतुलन साधती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ मेले से संबंधित सभी तैयारियां 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएं। साथ ही कुंभ की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी प्रकार के निर्माण काम भी तय समय के अंदर पूरे हों। यही नहीं, निर्माण से संबंधित कामों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर जितने भी चारधाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा चारधाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए कर रहे हैं। सर, एक देखिए, कुंभ की तैयारियों को लेकर लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियां अभी शासन स्तर पर अपेक्षित हैं और भारत सरकार को जो हमारे प्रस्ताव गए हैं, इन सभी का प्रस्तुतिकरण हुआ। देखिए, सरकार के लिए 2027 चुनौतीपूर्ण तो रहने वाला है, क्योंकि प्रदेश में अर्धकुंभ होना है और उसके अलावा यहाँ पे चारधाम यात्राएं होती हैं। इस समय नंदा देवी राजजात, जो विश्व की सबसे लंबी यात्रा जिसको कहा जाता है, उसको लेकर के भी जानकारी आ रही है कि वो भी अगले वर्ष होने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन होने हैं जो सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से
चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में अर्ध कुंभ है, लेकिन सरकार इसे पूर्ण कुंभ की तरह ही बनाने की कोशिश में लगी है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासनिक अमले के साथ बीजेपी संगठन के लिहाज से भी 2027 बेहद चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी इसी साल प्रस्तावित हैं। चुनावी साल में प्रशासनिक अमले का बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा भी प्रशासन और सरकार को बेहद व्यस्त रखने वाली है। इसके चलते विपक्षी दल सरकार पर चुनाव को तय समय पर करने की मांग अभी से करने लगे हैं, जो सरकार के लिए बेहद चुनौती भरा साल होने जा रहा है। ये एक विडंबना है जहां वर्तमान सरकार का कार्यकाल भी जनवरी के प्रथम माह में 2027 के प्रथम माह में समाप्त हो जाएगा, चुनाव हो जाने चाहिए थे। वहीं अर्धकुंभ भी की तैयारियां होनी आवश्यक है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक अभी से एक दृढ़ फैसला कर किसी जो अर्धकुंभ को तो आगे नहीं कर सकता, पीछे नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव की निर्धारित घोषणा कर दें कि अर्धकुंभ के बाद करेंगे या अर्धकुंभ से पहले करेंगे। 22 की शुरुआत राज्य सरकार के लिए निश्चित तौर पर चुनौतियों भरी है, क्योंकि उस समय राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अर्धकुंभ की शुरुआत भी होनी है, नंदा राजजात यात्रा भी है, चारधाम यात्रा की शुरुआत भी उस समय होती है। तो सारी की सारी जो चुनौतियां हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर के हैं। कैसे ये सारे आयोजन होंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महाकुंभ चुनाव को कहा जाता है, और अर्धकुंभ जो हमारी आस्था का अर्धकुंभ है, ये सब एक साथ आ रहे हैं। और नंदा राजजात यात्रा भी बहुत बड़ा जो है हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो चमोली जनपद में होता है। देखिए, हमारे प्रदेश का सौभाग्य ये है कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या कुल 1,25,00,000 है, और जो पिछले वर्ष में जो हमारे पास जो पर्यटक आए हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे सामान्य पर्यटन हो, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, जो हमारा जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, जिस तरह से लोगों आना जाना रहा है, वो लगभग 6 करोड़ है। अपने आप में 6 गुना है, जो सामान्य बात नहीं है। और हमारे लिए सुखद इसलिए है कि जब यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती है, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, हमारे लोकल लोगों को काम मिलता है इससे। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन हाँ, ये चुनौती ज़रूर है कि जब लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, लोगों का आना, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ती है, तो हमको वो अवस्थापना सुविधाएं जो उनको देनी है, वो हमारे ऊपर एक दबाव आता है। उसके लिए हमको लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उससे बेहतरी की उम्मीद करते हैं, हमको बेहतर करना भी पड़ेगा। उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर साल 2027 आने वाले समय पर धामी सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि धामी सरकार अभी से वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। साथ ही इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले साल में देवभूमि में करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने वाला है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती करोड़ों श्रद्धालुओं की व्यवस्था है, ताकि देवभूमि में आए करोड़ों श्रद्धालु कोई गलत संदेश न ले जाएं। हालांकि साल 2027 में विधानसभा चुनाव को पूर्ण करना और भाजपा को विजयी बनाना, ये बात भी कहीं न कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ाए है। अब ऐसे में देखना होगा क्या धामी सरकार ये सभी अग्नि परीक्षाएं पार करने में सफल हो पाएगी या विपक्ष सरकार की कमियों को जनता तक पहुँचाने में कामयाब होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी, अध्यक्ष एसएसएम की ओर से जुड़ चुके हैं। बलवीर रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। बाकी आगे चलकर और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे। शुरुआत कर्नल कैलाश देवरानी जी के साथ कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार हरिद्वार को कुंभ की तरह दिखाने का एक दबाव बताया जा रहा है, कई सारे एक बड़े इवेंट्स, लेकिन क्या प्रशासन और सरकार इन सभी के लिए तैयार है? प्रशासनिक क्षमता इस सब को पूरा कर पाने में कामयाब हो पाएगी? गरिमा जी, देखिए, जो हमारा विगत वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा, और पहले भी हमने टीवी डिबेट में बातें की थी कि वो बड़ा कड़वा हमारा एक्सपीरियंस है।
और उससे हमने सीखने का प्रयास करना चाहिए था। उसमें हमें बदलाव लाने की जरूरत थी। मुझे कितना सरकार ने इसमें वो चिंतन किया, मनन किया, वो सरकार जान सकती है। लेकिन ये चुनौतियां जरूर सरकार के सामने है कि जो अर्ध कुंभ है हरिद्वार में, वो कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। बड़े बड़े मतलब भिन्न भिन्न जगह से लोग वहां पे, यहाँ तक कि विदेशों से भी वहां पर लोग आते हैं। इस जो श्रद्धा लोगों की इतनी है अर्ध कुंभ के प्रति। इसके अलावा चार धाम यात्रा हमारा जो उत्तराखंड का हमेशा ये इवेंट रहता ही है। और सबसे मुख्य बात है नंदा यात्रा। अब ये बहुत सारी चुनौतियां सरकार के सामने। मैं तो अगर मैं सत्ता में होता तो मैं स्पष्ट बोलता, चुनौतियां जरूर है लेकिन असंभव नहीं। उसके लिए आपकी मंशा करने की होनी चाहिए, व्यवस्था करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से प्लानिंग करनी है। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो जो विगत सालों में हमने देखा है कि कितनी सारी दुर्घटनाएं झेलनी पड़ी, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं, कितने लोगों ने जान गंवाई। लोग आते हैं आस्था के साथ, लेकिन रो के जब वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जो है दुख होता है और सरकार पे उंगलियां फिर उठती हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा गरिमा जी कि अगर सरकार वास्तव में सबसे पहले ये मनन करे और ईमानदारी के साथ ये मनन करे कि वास्तव में धरातल पे हमने कितना काम कर लिया, हम कितनी तरह से तैयार हैं, जो पहले कमियां थी उनको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, और पूरी तैयारी के साथ फिर आगे प्लानिंग करें। तो ये चीज असंभव नहीं है, जरूर चुनौतीपूर्ण है लेकिन असंभव नहीं है। अब मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, अभी जो तो वो बता रहे थे विधायक की 6 करोड़ पर्यटक जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ पर आए पिछले साल में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखिए। 6 करोड़ में से कितने लोग मिसिंग हुए, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ये सारी चीजों पे भी आपको ध्यान देना होगा। कितने लोगों को असुविधाएं हुई, कितने लोग आज तक लापता हैं, क्या क्या उसमें कमियां थी। तो एक तरफा सिक्के का एक पहलू नहीं, दोनों पहलू अगर आप देखेंगे तो तब आप उचित निर्णय तक पहुंचेंगे। ईमानदारी के साथ आपको ये देखना भी चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हैं और आपका ये फर्ज बनता है। पर्यटक तो आपके पास आता है श्रद्धा के साथ आता है, विश्वास के साथ। अगर आप उनके विश्वास में खरे नहीं उतरते तो कहीं ना कहीं सरकार पे उंगली उठेंगी। इसलिए मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है, चुनौतियां जरूर हैं लेकिन आप जो है ईमानदारी के साथ, अच्छी मनसा के साथ इन चुनौतियों के सामना करिए, और ताकि जो है जो भी लोग यहाँ आए उनको ये लगे कि वास्तव में हम देवभूमि में आए थे, जो हमारी सपनों की भूमि थी, और उनको जो है यहाँ अच्छा रिजल्ट मिले। चलिए ठीक है, एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं ताकि और लोगों को प्रेरित कर सके। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। जपेंद्र जी, बड़ा प्रेशर कहा जा रहा है कि प्रशासन पर हो जाएगा। एक तरफ हरिद्वार को पूर्ण कुंभ जैसा दिखाने का दबाव, दूसरी ओर नंदा राजजात यात्रा, और उसके साथ ही चुनावी साल भी होगा। कैसे सारी चीजें संभव हो पाएंगी? क्या सुखद अनुभव रहेगा यात्रियों का, जो लोग भी यहां पर पहुंचेंगे उनका? देखिए, चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। उत्तराखंड जैसे विकट स्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में सरकार के कामों को, विभागों के कामों को हम सब ने देखा है। जब जब इस तरह से कोई समस्या आई है या डिजास्टर को लेके यात्रा के समय में कोई घटना हुई है, तो पूरा शासन, प्रशासन, संबंधित महकमे और सरकार ने बढ़ चढ़कर वो काम किए, क्योंकि प्रकृति के ऊपर किसी का बस नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों से देवभूमि के यात्री और देवभूमि के वासी बचे रहें। और सरकार पूरी तरह से तैयार है। पर्यटन को लेकर, पर्यटन दिन ब दिन उत्तराखंड में बढ़ता चला जा रहा है, बहुत अच्छा संकेत है, जिससे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों की आजीविका को एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। होम स्टे को लेकर सरकार की बहुत सी योजनाएं जो फलीभूत हुई हैं, हजारों सैकड़ों उसमें युवा जुड़े हैं, स्थानीय लोग जुड़े हैं। और वहीं जो सुविधाओं को लेकर, चार धाम की यात्रा के समय सुविधाओं को लेकर अगर हम पिछले 4-5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देखें तो हर वर्ष सुविधाओं में इजाफा भी हो रहा है,
सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, यात्रा में यात्रियों की सुविधा को लेकर उस इजाफे में, उसमें प्रोग्रेस का ही ये नतीजा है कि हर वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ती है। ठीक है कि कहीं कुछ कमियां रह भी जाती होंगी, लेकिन सरकार ने हमेशा उन कमियों को दूर करने का और बढ़ चढ़कर नई सुविधाओं के साथ क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का, यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए, स्थानीय निवासियों की आजीविका का ख्याल रखते हुए जो योजनाएं लॉन्च की हैं और उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उनकी चर्चा भी होती है और प्रशंसा भी होती है। और हमें लगता है कि इस वर्ष भी बढ़ चढ़कर सरकार भी काम कर रही है, स्थानीय लोगों का भी योगदान रहेगा और यात्रियों को बढ़ चढ़कर सुविधाएं देने में हम सफल होंगे। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बलवीर सिंह रावत जी हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, और राजेंद्र चौधरी जी भी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। बलवीर जी अभी फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, राजेंद्र जी के साथ ही शुरुआत करते हैं। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे सर, सारी चीज़ों में कामयाबी क्या प्रशासन को मिल पाएगी? क्योंकि एक प्रेशर है, सबसे बड़ी बात सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पूरी हो जाएं और अच्छे से पूरी हो जाए में बड़ा अंतर होता है। और जो भी यात्री पहुंचेंगे, चाहे वो हरिद्वार के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे अर्धकुंभ में, या फिर चारधाम की यात्रा में, या नंदा राजजात की यात्रा में, इनका अनुभव सुखद हो, इन्हें कोई समस्या ना हो, इनकी मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरीके से सही हो पाए, क्या इसके लिए प्रशासन तैयार है? कहां पर कमियां हो रही हैं? गरिमा, वर्तमान में तो चुनाव नहीं चल रहा, वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पिछले साल जो चार धाम यात्रा हुई उसमें अव्यवस्थाएं रही, कभी ऑनलाइन बुकिंग, कभी ऑफलाइन बुकिंग, डॉक्टर्स की कमी, सैनिटेशन की कमी, महिलाओं के लिए जो है प्रसाधन की कमी। और अगले साल तो सरकार तो रहेगी चुनाव में, तो व्यवस्था किसके हवाले रहेगी? हमारा कहना यह है, जब डेली रूटीन में, जब आज सरकार इलेक्शन में नहीं है, जब आज इनसे व्यवस्थाएं नहीं हो रही, तो अगले बरस कैसे करेंगे? सरकार टोटली फेल हो गई है। इस सरकार को पता है कि जो है हमें अब जाना है, और इसलिए ये अर्ध कुंभ में पूरा माल चाट के तब जाएंगे। पहले भी ऐसे ही हुआ कुंभ में, आरोप लगे इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी पे। ठीक है राजेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हैं बलवीर जी जुड़ चुके। जपेन जी कुछ अगर जल्दी से एक लाइन में कहना चाहते हैं तो आप। हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को कांग्रेस की सत्ता की वापसी की कितनी जल्दी है और भाजपा को कितनी जल्दी ये भेजना चाहते हैं। एक ही केवल एजेंडा है, सत्ता की भूख, भाई जरूरी है, भ्रष्टाचारी सरकार है। बड़े भाई आप बोलिए। चलिए ठीक है, ठीक है। 40% सरकार है, 40%। जनता को गुमराह करना, आपके बड़े बड़े सांसद तक कह रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटियां खोलने की, चलिए ठीक है, अभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जपेन जी हो गया, आपका जवाब मिल गया, ठीक है। चलिए जपेन जी और राजेंद्र जी, हम लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को जोड़ते चलते आज के मुद्दे पर रहते। प्लीज आप लोग शांत रहिए। बलवीर सिंह रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ में है। बहुत स्वागत सर आपका। बलवीर जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक साथ इतने बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, क्या इनको ठीक तरीके से निभा पाएगी वर्तमान सरकार? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएगा या खाना पूर्ति की जाएगी? नमस्कार गरिमा जी और के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड। आप एक बात देख सकते हो कि उत्तराखंड सरकार 2027 की तैयारी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नहीं कर रही है, बल्कि अपनी चुनाव बेहतरीनी पार करने के लिए कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि सरकार तीर्थासन का सहारा लेकर सत्ता पाने की कोशिश छोड़कर वास्तव में राज्य की भौगोलिक संसाधनों के हिसाब से वैज्ञानिक योजना बनाए, ताकि देवभूमि की छवि खराब ना हो। क्योंकि इसके हिसाब से आप देखते हैं कि जिस हिसाब से कुंभ है, उसको राजनीतिक दबाव में आप जो है पूर्ण कुंभ बनाने पे हो। आपने पिछली चारधाम यात्रा को, आपसे अभी तक जो लापता लोग हैं, वो लोग आज भी अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, आज तक उनका डाटा उपलब्ध नहीं करा पाई है सरकार। तीसरी चीज हम बोलेंगे नंदा राजजात यात्रा।
ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी यात्रा होती है, 12 बरस में होती है, और एक पूर्ण कुंभ की तरह बहुत विस्तृत और भव्य और संपूर्ण, मतलब साक्षात देवी देवता इसमें आते हैं, ऐसा कहते हैं जी। और ये 12 साल में आती है और 300 किलोमीटर पैदल पद यात्रा इसमें होती है। तो सरकार ने केवल क्या वहां पे उन लोगों से बात की अभी तक कि वहां पे हम लोग कब इस प्रोग्राम को कर रहे हैं? और 2027 में अगर चुनाव होने हैं तो 2026 में क्यों नहीं होते? अगर सरकार के पास अगर माहौल बनता है तो सरकार जल्दी इलेक्शन का ऐलान कर देती है। अगर सरकार को लगता है कि हम लोग अभी पीछे फुट पे है, वो जो है सोचती है अब चुनाव में बेहतर नहीं आती, ये लोग कैसे करेंगे वहां पे? जैसे हमारे राजेंद्र जी ने बताया कि अगर ये लोग हरिद्वार में पूर्ण कुंभ बता रहे हैं तो पूर्ण कुंभ में स्थानीय लोगों को क्या रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार? चार धाम यात्रा में क्या स्थानीय लोगों को क्या रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार? पिछली बार वहां पे चार धाम यात्रा मार्ग पे जो लोग फूल बेच रहे थे और जो लोगों ने वहां पे अपने छोटे छोटे टेंट लगे हुए थे, उनसे इन लोगों ने अवैध करने का कार्य किया है। ये साफ साफ मीडिया हाउस ने वहां पे बताया है कि वो लोग उगाई कर रहे हैं वहां पे। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को स्थानीय लोगों से वहां पे फूल बेचने वालों से ही पैसे ले रहे हैं। उन्होंने हटा दिए, उनके टेंट तोड़ दिए। ठीक है सर, बलवीर जी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। आगे और मेहमानों को जोड़ते चलेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर, बिराना रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स पर आईटी टीम की छापेमारी। प्रतिष्ठान के सामने आईटी टीम की छापेमारी से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर के सबसे बड़ा सराफा बाजार के प्रतिष्ठान पर छापा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिराना रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स पर आईटी टीम की छापेमारी। प्रतिष्ठान के सामने आईटी टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाड़ियों का काफिला रुकते अफरा तफरी मची। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर के सबसे बड़े सराफा बाजार के प्रतिष्ठान पर छापा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर। शहर के सबसे बड़ा सराफा बाजार के प्रतिष्ठान पर छापेमारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आईटी टीम की छापेमारी से हड़कंप मचा। दोपहर के समय गाड़ियों का काफिला रुकते ही अफरा तफरी मची। कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शहर के सबसे बड़े सराफा बाजार के प्रतिष्ठान पर छापेमारी। बिराना रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स पर आईटी टीम का छापा।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर, दोपहर के समय गाड़ियों का काफिला रुकते ही अफरा तफरी मची। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे, इन सारी ही चीज़ों को हैंडल कर पाने में प्रशासन कितनी कामयाबी हासिल कर पाएगा? क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, एक तरफ सारे इवेंट्स को हैंडल करना, लेकिन दूसरी ओर सही सुविधाएं मिल सके, ये अपने आप में ज़्यादा बड़ी बात है। गरिमा, देखिए, दोनों यात्राएं जो बड़ी हैं, हम कुंभ की बात करें, कुंभ भी एक यात्रा होती है जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, या हम नंदा देवी राजजात की बात करें, अभी हमारे यूकेडी के साथी उसके बारे में बता रहे थे कि कितनी बड़ी वो यात्रा होती है, कितने पड़ाव होते हैं, किस तरह लोग उससे जुड़ते हैं, वो सारी चीजें हैं और ऐतिहासिक होती है। वो भी कुंभ की तरह लगभग 12 साल बाद होती है, जब चौसिंगा खाडू पैदा होता है। वो जो भेड़ जिसके 4 सिंग होते हैं, जब वो पैदा होता है तो उसी के बाद वो नंदा राजजात यात्रा होती है, क्योंकि वेदनी बुग्याल से उसको हम लोहा जंग से उसके बाद उसको रवाना कर देते हैं, वो गायब हो जाता है वहां। तो देखिए, दोनों में सरकार की तैयारियां चल रही है। अभी कल ही कुंभ को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 30 अक्टूबर तक सारे काम पूरे कर लिए जाए। और उसके अलावा नंदा राजजात यात्रा में भी जो 2 पक्ष हो रहे थे, उनके बीच में भी लगभग सहमति बन गई कि वो यात्रा अगले साल करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। तो ये दोनों स्थितियां हैं, लेकिन साथ में चुनौती सबसे बड़ी चुनाव है, क्योंकि कुंभ में जो यात्री आता है वो बहुत ज्यादा सुविधा भोगी नहीं होता। वो गांव से निकलकर आता है, उन्होंने गंगा में स्नान किया, कहीं उनको रहने की जगह मिल गई, वहां रह लिए, और उसके बाद वो अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, क्योंकि हरिद्वार में हमने कुंभ के दौरान कई बार बड़े हादसे होते हुए भी देखे हैं, भगदड़ के कारण कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन नंदा देवी बिल्कुल दूसरी तरह की यात्रा है, जहां देवी नंदा अपने मायके से जाती है और वो सारी चीजें होती है, लेकिन चुनाव है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की ओर से भी बहुत गंभीरता से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कभी कहीं हो सके तो चुनाव दिसंबर में संपन्न करा लिए जाए, जिससे ये जो एक्टिविटीज है इस तरह की, उसमें कोई फर्क ना पड़े। और उसी को देखते हुए मुझे लगता है प्रशासन तैयारियां कर रहा है। देखिए, कुंभ एक टारगेट है, क्योंकि नासिक में पूर्ण कुंभ होगा, हरिद्वार में अर्ध कुंभ होगा, लेकिन इस कुंभ को भी पूर्ण कुंभ की तरह कराने की तैयारी है। शोभा यात्राएं निकलेंगी, अलग अलग अखाड़ों की शाही स्नान होंगे, वो तमाम चीजें होंगी, और उसको लेकर अखाड़ों से भी बैठक हो सकती है। लेकिन देखिए, चुनाव बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगली बार जो चुनाव होगा ये कांग्रेस के लिए जीने मरने का चुनाव है, और उसको लेके कांग्रेस ने भी तैयारी कर दी है। अलग अलग स्तर पर उनकी बैठकें चल रही है, बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कि जो जीतने लायक नहीं होगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। और भाजपा में तरीका दूसरा होता है, भाजपा में सब कुछ सर्वे पे डिपेंड होता है। सर्वे केंद्र तक जाते हैं और वहां से केंद्र से फिर क्षण के जो रिपोर्ट राज्यों को आती है, उसके हिसाब से यहाँ कैंडिडेट का या और चीजों का फैसला किया जाता है। तो ये वास्तव में अगला वर्ष बहुत बिजी रहने वाला है शुरुआत में, क्योंकि जनवरी से माघ पूर्णिमा से लेके और बैसाखी तक जो स्नान होते हैं अलग अलग, वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है। ये 3 महीने कुंभ में निकलेंगे, तो इसी को देखते हुए हो सकता है चुनाव जल्दी हो जाए। आज कैबिनेट की बैठक हो गई और बजट सत्र की तारीखें भी तय हो गई है। शाम तक पता लग जाएगा कि वो तारीखें क्या है, और क्योंकि मैं ब्रीफिंग में नहीं गया तो इसलिए मुझे अभी वो डिटेल नहीं पता। जी गरिमा। ठीक है सर। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जपेंद्र सिंह जी। चुनाव एक अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होगी, उसके लिए प्रशासन तैयार है। हालांकि अभी राजेंद्र जी ने जो कहा, चुनाव के साथ साथ बाकी जिम्मेदारियां भी आपकी ही हैं, तो क्या प्लान, क्या शेड्यूल क्या किया गया है? देखिए, चुनाव बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ में चुनाव जरूर है। चुनाव जल्दी हो जाए, आज कैबिनेट की बैठक हो गई, कैबिनेट
जी, भारतीय लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल भारत ही नहीं, आप पूरे विश्व में जहां भी देखिए, कभी ना कभी कोई ना कोई छोटे बड़े चुनाव चलते ही रहते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और सरकार और चुनाव आयोग पूरी निपुणता के साथ उन तैयारियों के लिए सजग भी रहता है, तैयार भी रहता है। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की दिशा में सरकारें हमेशा प्रयासरत रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की। और उसके अलावा व्यवस्थाओं के तहत प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार व्यय व्यय हमारा कम से कम हो, कम साधनों में अधिक से अधिक उसमें काम लिया जा सके। तो इन दृष्टि से हमारा चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी में रहता ही है। सरकार का जो दायित्व बनता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड राइट्स, तो सरकार भी उसमें अपना पूरा वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। राज्य सरकारें करती हैं, केंद्र सरकार करती है। तो ये सब सामने है। और जैसा चुनाव आयोग क्योंकि अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, तो जैसा चुनाव आयोग को ठीक लगेगा और जैसा चुनाव आयोग का निर्णय होगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार का काम उस निर्णय में सहभागिता और उस निर्णय को आगे बढ़ाना होता है। तो सरकार निश्चित तौर पर अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती हुई नजर आएगी। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी का रुख करेंगे, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार फिर से। राजेंद्र जी, क्या सबसे बड़ी बात है, आपने अभी कहा कि भाई इनके जाने का वक्त है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे सर? सारी चीज़ों की अपनी जिम्मेदारी है। और अभी जपेंद्र जी ने एक बात कही थी, हालांकि मैं उससे डिनाई करूंगी, उन्होंने कहा था कि हर साल जो संख्या है वो बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा में ऐसा नहीं हुआ, लगभग 10 लाख का अंतर आया था यात्रियों की संख्या में, श्रद्धालुओं की संख्या में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात, अगर अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। एक तरफ चार धाम की जिम्मेदारी और कुंभ भी अपने आप में सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, भले ही अर्धकुंभ है, लेकिन अगर सरकार चाह रही है कि उसे कुंभ की तरह ही मनाया जाए तो फिर और बड़ी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। कितना अंतर रहा गरिमा श्रद्धालुओं में? 10 लाख बताया गया था आंकड़ों के हिसाब से। देखो, सरकार जो है ये फेल होगी हर मुद्दे पे। इसमें मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्ष का जो है कोई पदाधिकारी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं। पुलिस का इकबाल होता है, पुलिस का एक भय होता है, वो बिल्कुल खत्म हो गया। भ्रष्टाचार से कोई अधिकारी इस सरकार में डर नहीं रहा, बिल्कुल। जो एक जीरो टॉलरेंस इन्होंने शब्द चलाया था, वो 100% जो है इस समय भ्रष्टाचार। मैंने अपने जीवन में कभी इतना भ्रष्टाचार ना सुना, ना देखा, ना कल्पना की। किसी व्यक्ति की जान से, माल से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। आज सरकार पे 3 गुने से ज्यादा पिछले 11, आप ये समझो पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा कर्ज हो गया। ये सरकार का इकोनॉमिकल फ्रंट है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे है गरिमा। आप किसी भी आंकड़े को देख लो, सरकारी गैर सरकारी, किसी एनजीओ का या किसी आप वरिष्ठ नागरिक से, पत्रकार से आप पूछ लो, शर्मा जी बैठे हैं, जितनी बेरोजगारी आज है कभी नहीं हुई। नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, उत्तराखंड राज्य के गठन में यहाँ की माताओं बहनों का बहुत बड़ा रोल रहा। आज अगर इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो यहाँ की बहन बेटियां, और सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है बलात्कारी। आप देखो, जब पूरे रीजन में नारसन से लेके नीति तक और विकास नगर से लेकर बागेश्वर, चंपावत तक पूरी जगह लोगों में जनाक्रोश हो गया, उसके बाद इस सरकार ने अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच के लिए लिखा है, अभी शुरू नहीं हुई। कोई ऐसी लिखित परीक्षा नहीं है जो लीक ना हो रही हो, और अगर कोई इनसे सवाल करे तो वो एकदम देशद्रोही है, गद्दार है। इस सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है। अभी मुस्लिम विश्वविद्यालय बताएंगे जपिंदर भाई, फिर वो मजार बता देंगे,
पे यूसीसी बता देंगे, लेकिन यूजीसी पे चुप रहेंगे। ठीक है। ये एक चीज और भी है, गरिमा, उत्तराखंड में जो ये यूसीसी लाए उसका सबसे खराब पहलू जो है वो ये है कि उसने हमारे सनातन धर्म की वैवाहिक जो परंपरा है उसे ध्वस्त कर दिया। लिव इन रिलेशन, सरकार बताए कौन सा विभाग पूर्ण शुचिता के साथ काम कर रहा है। सरकार ठीक है, अभी इसका जवाब लेते हैं राजेंद्र जी। आपने गरिमा, अगर हाँ। मैंने किसी डिपार्टमेंट की शिकायत की ना तो मेरी जांच हो जाएगी, उस विभाग की नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम जवाब लेते हैं। अभी जपेन जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन बस राजेंद्र जी हम यही कहना चाहेंगे, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, हर एक अलग अलग चीजों को लेकर पेपर लीक हो गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन बड़ी बात है चुनावों में नतीजों में बदलाव क्यों नहीं आया? सबसे सर्वोपरि जनता का मत माना जाता है, ये आप भी मानेंगे, तो फिर वो बदल पाने में कांग्रेस कामयाब क्यों नहीं हो पा रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं ये मानता था कि पुष्कर सिंह धामी, मैंने आपके टीवी चैनल पे भी शायद कई बार कहा, एक युवा चेहरा है। मुझे उम्मीद थी कि ये आदमी अपने लंबे राजनीतिक भविष्य के लिए कुछ करेगा, लेकिन उसे बीजेपी वालों ने करने दिया। हमने क्या नहीं किया, चलिए ठीक है, हमने क्या कहा, हम आपकी सारी बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव बहुत सबसे अहम प्रक्रिया आपके लिए भी और उनके लिए भी। उस चुनाव में जो असर होता है, जो जनता का मत होता है, उसे ही सिराकों पर बैठाते हैं, हम हो या आप। सेकंड दो आप, इस सरकार में 4 चुनाव हुए, उपचुनाव विधानसभा के। बंगलौर कांग्रेस जीत गई, बद्रीनाथ कांग्रेस जीती, हाँ, बागेश्वर में हुआ, वहां हम पहले 11-12 हजार से हारे थे, बड़ी मुश्किल से जो है 2000 से भाजपा जीतती, जबकि हमारा जो प्रत्याशी था उसके सारे अकाउंट सीज किए गए, उसका स्टोन क्रशर सीज किया, उसे इतना तंग किया कि पराकाष्ठा। मंगलौर उपचुनाव के बारे में जपेंद्र भाई खुद बता देंगे। और केदारनाथ में हम 10-11 हजार से आ रहे थे, मुश्किल से 45। इसके अलावा पंचायत हुआ, निकाय हुए, कितने सारे हुए। फिर पंचायत चुनाव कहाँ हुआ? गन पॉइंट पे हुआ, मैंने खुद लड़ा। अब XYZ कारण देंगे तो फिर तो इनके पास भी वही है, किसको माने हम? आप ही बता दें, हम ना आपकी ना उनकी, कारण तो इनके पास भी तैयार बैठे हैं लेकर जवाब देना चाहेंगे। हाँ जपेन जी, बस आप ही के पास आ रही हूँ, जवाब देना चाहेंगे। आती हूँ जपेंद्र। हाँ, इस पंचायत चुनाव जैसा नंगा नाच मैंने अपने इतने साल के राजनीतिक अब अगर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाएगी तो कांग्रेस तो नेशनल स्तर पर उठा रही है। एक सेकंड सुन लो गरिमा, जो बेईमानी की पराकाष्ठा देखो, जो चौथे नंबर पे था उसे जिता दिया और जो पहले नंबर पे था वो हार गया। चलिए जपेंद्र जी, हमारे यहाँ 15 उदाहरण है हरिद्वार जिला पंचायत में। जपेन जी, बड़ी विकट स्थिति है। अब मैं चुनाव प्रक्रिया पर कोई सवाल, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी तो खैर वो राष्ट्रीय स्तर से कर रही है, तो प्रदेश स्तरीय बातें लाजमी है, उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन कैसे विश्वास किया जाए? वो कह रहे हैं गन पॉइंट पर चुनाव होंगे तो फिर क्या होगा? हुआ है, गोली चली है नैनीताल में। जहां आप जवाब लेते हैं जपेन जी से जवाब लेते हैं राजेंद्र जी। जहां चुनाव कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम का कोई मसला ही नहीं होता। हाँ। ईवीएम और जहां चुनाव बड़े भाई हमारा समय मत करो, पंचायत चुनाव में ईवीएम नहीं होता, प्रदेश का खराब मत करिए। वो उदाहरण दे रहे हैं राजेंद्र जी, वो उदाहरण दे रहे हैं, पंचायत का जिक्र नहीं कर रहे। आप झूठ बोलेंगे तो आई विल नॉट टॉलरेट। जहाँ पे पंचायत चुनाव में बैलेट से चुनाव होता है। राजेंद्र जी वो उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण एक एक करके बोलेंगे प्लीज, आप लोग एक एक करके प्लीज। पहले चलिए राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जपेन जी आप रोकिए 1 मिनट प्लीज। राजेंद्र जी जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए। गरिमा, पंचायत चुनाव बैलेट पे होता है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे। ठीक है, बढ़ा दिए हो रहे थे कम। उन्होंने ये नहीं कहा, उनका ये तर्क ही नहीं है। राजेंद्र जी आप समझ नहीं रहे हैं, वो उनका तर्क नहीं है, उनका तर्क है कि अन्य जगहों पर भी ये कारण सामने आते हैं। अब रुकिएगा प्लीज राजेंद्र जी, दोनों बोलेंगे एक साथ, आवाज नहीं आएगी। जपेन जी अब आप बोलिए प्लीज, बाद में भले काउंटर करिएगा। हाँ देखिए, हम फिर दोबारा वही कह रहे हैं कि जहाँ ये चुनाव जीत जाते हैं वहाँ कोई समस्या नहीं, लेकिन जहाँ चुनाव हारेंगे वहाँ ईवीएम खराब है। अब पंचायत चुनाव पे आ जाते हैं।
भाई गन कल्चर की शुरुआत करने वाली देश में कांग्रेस, गन कल्चर तो क्या आप उसी राह पर चल रहे हैं? आप क्या के कहेंगे? लिए इसको कहने का क्या मतलब है? नहीं जपेंद्र जी, ये बात कहने का क्या मतलब है? हम बताते हैं क्या मतलब है। हाँ, आप ईवीएम से पहले जब तक बैलेट के ऊपर चुनाव होते थे और कांग्रेस किस तरह से बूथ कैप्चरिंग करती थी, किस तरह से गोलाबारी होती थी, किस तरह से वहां बंदूकों का इस्तेमाल होता था, वो तो कल्चर इनका था। उस कल्चर को खत्म करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आते। फिर कहीं ना कहीं अपनी इस आदत को प्रदर्शित करने का जब ये कार्य करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी अब ये क्या भैया, जो बीज आपने बोए, जो पौधे आपने लगाए, अब उन पौधों की फसल आप नहीं काट पा रहे हो, लेकिन वो पौधों की शाखाएं निकलती रहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो व्यवस्थाओं को ठीक करने की दृष्टि से पूरी कड़ाई से कानून का पालन कराती है। तो ये कहना तो बेमानी होगा कि आपका ये कल्चर नहीं था। अब दूसरी बात, हम आ जाते हैं उत्तराखंड के विकास के मुद्दे पे ऊपर। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से उत्तराखंड के युवाओं को ठीक है, रोजगार चलिए क्या किया अभी उस पर चर्चा नहीं, उपलब्धियों पर चर्चा नहीं है। जपेंद्र जी हो गया, चलिए ठीक है, लौटेंगे जल्दी से। ठीक है, सोच भी नहीं सकते। चलिए ठीक है, हो गया, लौटेंगे। कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, कैलाश जी जल्दी से, फिर अरुण जी के पास जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? गरिमा जी, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, विषय था कि ये सारी चुनौतियां किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। आप ये दोनों जो नेशनल पार्टी हैं, ये चुनाव में अटक गई। हाँ। ये यही तो दुर्भाग्य है। ये जो सपनों के सौदागर है ना, इसी तरह इन्होंने उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है। आज की स्थिति है, मैं जोर से नहीं बोलना चाह रहा था, आज की स्थिति यह है गरिमा जी, चुप हो जाए। बनता है। चलिए जपेंद्र जी गरिमा जी प्लीज, जब इन्होंने इनका टाइम था मैंने कुछ नहीं बोला। अगर इस तरह से व्यवहार, जपेंद्र जी, अरे जपेंद्र जी प्लीज रुक जाइए। चलिए एक एक करके बोलिए, आप दोनों ही लोग शांत हो जाइए प्लीज। जपेंद्र जी आप जवाब मत दीजिए, अभी हो गया आपका। चलिए प्लीज कैलाश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर अरुण जी के पास जाएंगे, फिर बरबिल जी। हाँ गरिमा जी, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की स्थिति ये है कि आप देहरादून में अभी 7 दिन में 4 हत्याएं हुई। कहाँ है हमारी जो है सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा जीरो। और इसके बावजूद हम बड़े बड़े ख्याली पुलाव खाने की बात करते हैं। अभी हाल ही में सरेआम जो है, अभी इसमें तिब्बतियन मार्केट में जो है सरेआम गोली मार दी जाती है। कहाँ है हम? और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी चुनाव लड़ने की और ये करने की वो करने की। अरे धरातल पे पैर रखिए जरा, हवा में त्रिशंकु मत बनिए। अभी सरेआम जो है एक लड़की का मछली बाजार में गला काट दिया गया, उस लड़की ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई थी। कहां गई आपकी पुलिस, कहां गया आपका प्रशासन? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारी लड़कियां जो है बेइज्जत हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर हमने लगातार चर्चा की। देहरादून में भी 5 दिनों के भीतर 3 हत्याएं हो गई थी, तो फिर वो अपने आप में सवाल तो उठेंगे। जपेंद्र जी इसका जवाब हम आपसे बाद में लेंगे, लेकिन अभी अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए। अरुण जी, समस्याएं यही है ना कि जो बड़े दल हैं वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रह जाते हैं। अभी भी चर्चा जब एक अन्य मुद्दे को लेकर शुरू हुई तो आखिरकार चीजें वहीं पर आकर अटकने लग जाती है। ऐसे चीजें हल होंगी क्या? और जब चुनाव पर ही विश्वास नहीं रह जाएगा तो फिर क्या, किस बिना पर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं और किस बिना पर आप एक राजनीतिक दल के रूप में आगे अभिलाषा या आशा रखते हैं कि आप भी सत्ता में आएंगे? देखिए गरिमा, स्थिति दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी हैं बड़ी, हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, और ये विशुद्ध रूप से चुनावी पार्टियां हैं और ये चुनाव खेलने में आदी है एक लंबे समय से। या भारतीय जनता पार्टी तो जब बनी 85 में, उसके बाद से, और कांग्रेस तो अंग्रेजों के जमाने से। तो ये देखिए, ये सवाल नहीं है कि इस प्रदेश में किसकी सत्ता है, सरकार किसकी है। सवाल ये है कि ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा, उनका ये तर्क ही नहीं है। राजेंद्र जी आप समझ नहीं रहे हैं, वो उनका तर्क नहीं है। उनका तर्क है कि अन्य जगहों पर भी ये कारण सामने आते हैं। अब रुकिएगा प्लीज, राजेंद्र जी दोनों बोलेंगे एक साथ, आवाज नहीं आएगी। जपेंद्र जी अब आप बोलिए प्लीज, बाद में भले काउंटर करिएगा। हाँ देखिए, हम फिर दोबारा वही कह रहे हैं कि जहां ये चुनाव जीत जाते हैं वहां कोई समस्या नहीं, लेकिन जहां चुनाव हारेंगे वहां ईवीएम खराब है। अब पंचायत चुनाव पे आ जाते हैं।
भाई गन कल्चर की शुरुआत करने वाली देश में कांग्रेस, गन तो कल्चर क्या आप के उसी ऊपर राह पर चल अंकुश रहे हैं? आप लगाने क्या के कहेंगे? लिए ये क्या गन इसका कल्चर, इसको कहने का गन क्या कल्चर मतलब है? के ऊपर नहीं जपेंद्र जी, ये बात कहने का क्या मतलब है? हम बताते हैं क्या मतलब है। हाँ, आप ईवीएम से पहले जब तक बैलेट के ऊपर चुनाव होते थे और कांग्रेस किस तरह से बूथ कैप्चरिंग करती थी, किस तरह से गोलाबारी होती थी, किस तरह से वहां बंदूकों का इस्तेमाल होता था, वो तो कल्चर इनका था। उस कल्चर को खत्म करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आते। फिर कहीं ना कहीं अपनी इस आदत को प्रदर्शित करने का जब ये कार्य करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी अब ये क्या भैया, जो बीज आपने बोए, जो पौधे आपने लगाए, अब उन पौधों की फसल आप नहीं काट पा रहे हो, लेकिन वो पौधों की शाखाएं निकलती रहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो व्यवस्थाओं को ठीक करने की दृष्टि से पूरी कड़ाई से कानून का पालन कराती है। तो ये कहना तो बेमानी होगा कि आपका ये कल्चर नहीं था। अब दूसरी बात, हम आ जाते हैं उत्तराखंड के विकास के मुद्दे पे ऊपर। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से उत्तराखंड के युवाओं को ठीक है, रोजगार चलिए क्या किया अभी उस पर चर्चा नहीं, उपलब्धियों पर चर्चा नहीं है। जपेंद्र जी हो गया, चलिए ठीक है, लौटेंगे जल्दी से। ठीक है, सोच भी नहीं सकते। चलिए ठीक है, हो गया, लौटेंगे। कैलाश जी कुछ कह रहे हैं, कैलाश जी जल्दी से, फिर अरुण जी के पास जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? गरिमा जी, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, विषय था कि ये सारी चुनौतियां किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। आप ये दोनों जो नेशनल पार्टी हैं, ये चुनाव में अटक गई। यही तो दुर्भाग्य है। ये जो सपनों के सौदागर है ना, इसी तरह इन्होंने उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है। आज की स्थिति है, मैं जोर से नहीं बोलना चाह रहा था, आज की स्थिति यह है गरिमा जी, चुप हो जाए। बनता है। चलिए जपेंद्र जी गरिमा जी प्लीज, जब इन्होंने इनका टाइम था मैंने कुछ नहीं बोला। अगर इस तरह से व्यवहार, जपेंद्र जी, अरे जपेंद्र जी प्लीज रुक जाइए। चलिए एक एक करके बोलिए, आप दोनों ही लोग शांत हो जाइए प्लीज। जपेंद्र जी आप जवाब मत दीजिए, अभी हो गया आपका। चलिए प्लीज कैलाश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर अरुण जी के पास जाएंगे, फिर बरबिल जी। हाँ गरिमा जी, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की स्थिति ये है कि आप देहरादून में अभी 7 दिन में 4 हत्याएं हुई। कहाँ है हमारी जो है सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा जीरो। और इसके बावजूद हम बड़े बड़े ख्याली पुलाव खाने की बात करते हैं। अभी हाल ही में सरेआम जो है, अभी इसमें तिब्बतियन मार्केट में जो है सरेआम गोली मार दी जाती है। कहाँ है हम? और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी चुनाव लड़ने की और ये करने की वो करने की। अरे धरातल पे पैर रखिए जरा, हवा में त्रिशंकु मत बनिए। अभी सरेआम जो है एक लड़की का मछली बाजार में गला काट दिया गया, उस लड़की ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई थी। कहां गई आपकी पुलिस, कहां गया आपका प्रशासन? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारी लड़कियां जो है बेइज्जत हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर हमने लगातार चर्चा की। देहरादून में भी 5 दिनों के भीतर 3 हत्याएं हो गई थी, तो फिर वो अपने आप में सवाल तो उठेंगे। जपेंद्र जी इसका जवाब हम आपसे बाद में लेंगे, लेकिन अभी अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए। अरुण जी, समस्याएं यही है ना कि जो बड़े दल हैं वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रह जाते हैं। अभी भी चर्चा जब एक अन्य मुद्दे को लेकर शुरू हुई तो आखिरकार चीजें वहीं पर आकर अटकने लग जाती है। ऐसे चीजें हल होंगी क्या? और जब चुनाव पर ही विश्वास नहीं रह जाएगा तो फिर क्या, किस बिना पर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं और किस बिना पर आप एक राजनीतिक दल के रूप में आगे अभिलाषा या आशा रखते हैं कि आप भी सत्ता में आएंगे? देखिए गरिमा, स्थिति दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी हैं बड़ी, हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, और ये विशुद्ध रूप से चुनावी पार्टियां हैं और ये चुनाव खेलने में आदी है एक लंबे समय से। भारतीय जनता पार्टी तो जब बनी 85 में, उसके बाद से, और कांग्रेस तो अंग्रेजों के जमाने से। तो ये देखिए, ये सवाल नहीं है कि इस प्रदेश में किसकी सत्ता है, सरकार किसकी है। सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पे और जो आने वाले दिनों के कार्यक्रम है उस पर कौन ध्यान देगा। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कर्नल साहब अभी बोल रहे थे कि एक हफ्ते में 4 मर्डर देहरादून के अंदर, जिले के अंदर, एक ऋषिकेश, एक विकासनगर, 2 देहरादून, और आज तो वो सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई।
तो ये चीजें निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज के लिए टॉलरेट करने की नहीं है और इन स्थितियों से पुलिस को कड़ाई से निपटना चाहिए। अब स्थिति यह है कि पुलिस मित्र पुलिस हो गई। अब जो मित्र पुलिस है उसका कोई रुआब नहीं है। हम उत्तराखंड की सीमा पार करके जैसे ही उत्तर प्रदेश जाते हैं हम ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि वहां पुलिसिंग ज्यादा बेहतर है। हालांकि वहां क्राइम भी ज्यादा है क्योंकि वो बड़ा राज्य है, लेकिन पुलिसिंग बेहतर है। और जिस तरह चीजें पिछले दिनों सामने आई कि पुलिस ने अपराधियों को जिस तरह नेस्तानाबूद किया, वो निश्चित तौर पर उस प्रदेश की छवि को अलग प्रस्तुत करता है। लेकिन ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, शांत प्रदेश है, यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, यहाँ हर तीसरे परिवार से कोई ना कोई फौज में होता है। तो उसको देखते हुए यहां से उम्मीद ये की जाती है कि यहाँ अनुशासन का ज्यादा पालन किया जाएगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। वो जो स्थितियां हैं उसे संभालने में मुझे लगता है पुलिस प्रशासन विफल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, तो इन चीजों को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम आगामी आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण हमारे कार्यक्रम है, चुनाव है, उसके अलावा कुंभ है, उसके अलावा नंदा देवी राजजात यात्रा है, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वो एक सेफ प्रदेश में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर इस डिबेट का मैसेज जपेंद्र जी के द्वारा अगर सरकार तक पहुंचेगा तो कुछ कड़ाई हमारे सामने आएगी। जी गरिमा। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। बलवीर सिंह रावत जी हमारे साथ में लगातार बने। बलवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाना क्या पहले से ठीक रहेगा? थोड़ा इंतजार करना चाहिए और मौके पर स्थितियों को किस तरीके से प्रशासन हैंडल कर रहा है ये भी देखना होगा। गरिमा जी, उत्तराखंड का एक ही मकसद है कि क्षेत्रीय अखंडता लोगों के रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाए। इस संदर्भ में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां 24 साल लिया, पाकिस्तान में इनसे कुछ नहीं हुआ। ये लोग सड़कों तक सीमित है, रोड सीमित है। तो आगे आने वाले जैसे अभी जी ने घोषणा की कि 31 अक्टूबर तक सारे संसाधन और ढांचे जो है दुरुस्त कर दिए जाएंगे। मैंने कोई छड़ी तो है नहीं। बलवीर जी, माफी चाहेंगे, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, इसलिए हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। शायद कुछ तकनीकी खामी है, माफी चाहेंगे। और मेहमानों का रुख कर लेते हैं तब तक हम। जपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ राजेंद्र जी, इसके बाद आते हैं आपके पास। जैसे अभी अरुण जी ने कहा तो सरकार संज्ञान चीजों का लेती है, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली पे, उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी पे हमें शक नहीं होना चाहिए। घटनाएं होती हैं और घटनाओं के बाद अधिकारियों का, शासन प्रशासन, पुलिस महकमे का क्या स्टैंड होता है, उन्हें हमें सुधारों की दृष्टि से मौका देना चाहिए। अपराध घटित हो गया, अपराध घटित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपराधियों के साथ अधिकारियों की रूपरेखा, उनकी कार्यशैली किस कड़ाई के साथ पेश आती है और किस तरह से उनका पर्दाफाश करते हुए उदाहरण पेश करती है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं करने से पहले अपराधी भी सोचें और इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हमें लगता है कि राजधानी में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हमें उन अधिकारियों को थोड़ा सा मौका देना चाहिए और उनकी कार्रवाई का। चलिए ठीक है, जल्दी से राजेंद्र जी को रुक कर लेते हैं। ठीक है जपेंद्र जी, हो गया, वक्त कम है। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रही है? हेलो, हाँ राजेंद्र जी को सुनते फिर आई। हाँ गरिमा, इस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उस दिन ध्वस्त हो गया जिस दिन अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ। अभी पिछले महीने एक किसान ने खुदकुशी की और उसने अपना जो है खुदकुशी से पहले, आत्महत्या से पहले जो पत्र लिखा उसमें बड़े आला अधिकारी का नाम लिखा। देहरादून में अभी कर्नल साहब बता रहे थे मर्डर हो गया। हरिद्वार में अभी एक जिला जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने, दरअसल क्या है, एक तो पुलिस फोर्स कम है, इन्हें जितेंद्र भाई को जानकारी नहीं। 70% पुलिस कम है हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, पौड़ी में और टिहरी में 70% शॉर्टेज है। अब इन्हें पता ही नहीं।
ये तो जो है यहाँ पॉलिटिकल भाषण देने आते हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, और जितने भी दल बदलू हैं वो सारे प्रवक्ता हैं आज भाजपा में। उन्हें यहाँ अभी जैसे कह रहे थे ना शर्मा जी, ये सरकार तक पहुंचा, मैं सरकार में एंट्री नहीं है इनकी। अरे मुझे लगता है अभी दल बदलू वाली बात पर तो राजेंद्र जी आप मत आइए, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया, तो कांग्रेस पार्टी में भी कब कौन दल बदलू हो जाए, राजनीति में इस पर तो टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। कोई भरोसा नहीं कब आप लोगों का जो परिचय है वो बदल जाए। मुझे भी कई बार आश्चर्यचकित होना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य की जो परिस्थिति है, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है मेरा, सच दिल से, क्या इतनी खराब है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए बलबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बलबीर जी हाँ बोलिए जल्दी से। ठीक है गरिमा जी, अभी आवाज आ रही है? सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए देखिए, उम्मीद ये है कि सारी चीजें आने वाले वक्त में बेहतर होंगी। एक तरफ जो इतने सारे इवेंट्स हैं, इन सबको जो स्थानीय प्रशासन है या प्रदेश का जो प्रशासन है, सरकार है, उसे ठीक तरीके से पूरा कर पाने में सरकार कामयाब हो, यही उम्मीद और यही आशा की जा सकती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।